अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 19 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर लॉन्ग इन फेडरल बोर्ड। ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम्स में जो लॉन्ग्स आएंगे जिनके 90% चांसेस है वो लॉन्ग्स में करवा रहा हूँ आपको कवर, जिसमें से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एक लॉन्ग है। इससे पहले हम लोग 4 लॉन्ग्स कर चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ में फॉर्मेटिव टॉपिक्स की भी वीडियो का लिंक दे दूंगा और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की भी वीडियो का लिंक दे दूंगा। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा टॉपिक्स नहीं याद करना चाहते वो खाली उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लें और वो याद कर लें, आराम सुकून से 80% मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, और उसी के नीचे मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। किस लिए ज्वाइन करेंगे वो आप, ताकि आप लोगों को नोट्स मिल जाएं। जो जो मैं रोज़ सॉल्व करवाता हूँ उसके नोट्स की क्लियर कट पिक्चर में अपने व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर देता हूँ, ताकि आप लोग वहां से नोट कर सकें या आप लोग अपने पास उसे सेव कर लें। ठीक है, ताकि पेपर से पहले बंदा एक बार देख लेता है, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो बगैर टाइम ज़ाया किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आ जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है क्या। इसका मतलब ये है कि एक पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव क्यू। ठीक है, पॉइंट चार्ज क्या मतलब होता है कि कोई भी चार्ज हमने स्पेसिफाई कर लिया है जिसको हम लोग टेस्ट कर रहे होते हैं किसी टेस्ट चार्ज के ऊपर, यानी वो चार्ज जिसको हम लोग किसी भी पहले से जो चार्ज पड़ा हुआ है, जो मैग्नीट्यूड है, जिसका मैग्नीट्यूड है जो पहले से चार्ज पड़ा हुआ है उसके करीब हम लोग कोई भी चार्ज लेके जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी वो क्या होगी ये हमने डिटरमाइन करनी है इस अपने लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात ये आ जाती है कि जब हम लोग इसमें हम ये करते हैं कि चार्ज को हम लोग मूव करते हैं, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं, तब देखते हैं तब क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। फिर एक पॉइंट से अगले पॉइंट पे लेके जाते हैं, तब देखते हैं तब क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन जब हम लोग मूव नहीं कर रहे होते, यानी जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जब हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तब पोटेंशियल का क्या होता है, ये बात समझने वाली है। तो आपको याद होगा आपने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट फर्स्ट ईयर में, एक टॉपिक था पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसमें डेरिवेशन पूरी गिवन थी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तब पोटेंशियल क्या होता है। सबसे पहले तो आपको मैं पूरी पूरी डेरिवेशन करा रहा हूँ, आप बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्ट लिखें तो आपको आराम से पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही लिखूंगा, डिस्क्राइब करूंगा कि मैंने क्या लिखना है। यहाँ पर आपको डायग्राम देख के क्या आइडिया मिलेगा, सबसे पहले आइडिया ये मिलेगा कि अभी तो हम मूव कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोग मूव नहीं कर रहे होते, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है तब पोटेंशियल क्या होती है, ये बात तो हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तब पोटेंशियल क्या होती है, तो हम लोग वो चीज यहाँ पर लिखेंगे। व्हेन द चार्ज इज नॉट लाइक व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देन the electric potential is then the electric potential is electric potential is वो क्या होता है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ई डेल्टा आर। ठीक है, ये हमारे पास हमने पढ़ा था पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला, किसमें, फर्स्ट ईयर में। आई थिंक चैप्टर नंबर मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन हमने ये पढ़ा था बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, ये है क्या। डेल्टा वी रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल को, ई रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और डेल्टा आर उसका डिस्टेंस किसी भी पॉइंट चार्ज, किसी भी चार्ज से। ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है चार्ज से, वो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, डेल्टा आर। अब उस चार्ज, ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, नेगेटिव साइन इसलिए आता है क्योंकि जूं जूं एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज करीब आता जाता है तो क्या होती है, उसकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कम होता जाता है। ये बात हो रही है किसकी, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं रही, यानी हम इसको मूव कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और थी, यहाँ पर कुछ और थी, तब क्या पोटेंशियल सेम रहेगा, नहीं। यही चीज आज हमने डिराइव करनी है। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि ये कब होता है, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब यूज होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती तब ये फॉर्मूला हमें सही वैल्यू नहीं दे सकता, इसीलिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज को डिराइव करने की जरूरत पड़ी।
ठीक है। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि इस डायग्राम को बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम ही डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनानी आ गई तो सारा मसला हल हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास। इससे अगर हम लोग यहाँ पर जाएं तो ये हमारे पास डिस्टेंस नंबर 1 है, ये डिस्टेंस नंबर 2 है। इसी तरह करते 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 हम लोग एन पॉइंट के ऊपर फर्ज करते हैं हमारे पास एन पॉइंट के ऊपर एक चार्ज पड़ा हुआ है और हमने उसको करीब लेके आना है। ठीक है, हमने क्या करना है, उसको करीब लेके आना है। तो जाहिर सी बात, एन पॉइंट पर पड़ा है, उससे पीछे आएंगे तो एन माइनस 1 हो जाएगा, उससे पीछे आएंगे तो एन माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह करते 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 1 पे आ जाएंगे और हमारे पास चार्ज के करीब आ जाएंगे, जिसका नाम हमने क्या लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है। ठीक है, कैपिटल क्यू। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि देखना ये है कि किस तरह इन सारों डिस्टेंस, यानी इस यहाँ एन से लेकर एन माइनस 1 तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक है। ठीक है, एन माइनस 1 से लेकर एन माइनस 2 तक इलेक्ट्रिक फील्ड एक है। हमने क्या करना है कि किसी तरह इनको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, कांस्टेंट करना है। तो कांस्टेंट किस तरह करेंगे, जब डिस्टेंस बराबर होगा, एक ही डिस्टेंस मूव किया होगा, ठीक है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसलिए डिस्टेंस हमने बराबर रखना है। तो डिस्टेंस को बराबर करने के लिए हम क्या कर देंगे, सारों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और छोटे छोटे पार्ट्स को करेंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, डेल्टा आर नाम रख देंगे। ठीक है, यानी हर डिस्टेंस एन माइनस 1 से लेकर एन माइनस 2 तक का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर। एन माइनस 2 से लेकर एन माइनस 3 का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर। एन से लेकर एन माइनस 1 का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा आर। यानी सारे डिस्टेंस सेम, इसका मतलब सारों की इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। ठीक है, अब आपको मैंने इससे पिछले वाला लेक्चर पढ़ाया था कि जब हम लोग इस चार्ज को या इस बॉडी को मूव करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेकर आएंगे तो दिमाग में ये तो बात आती है कि इसके ऊपर फोर्स लगी है, और फोर्स लगी है और इसने डिस्टेंस भी कवर किया है। और जब फोर्स और डिस्टेंस दोनों काम होंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, वर्क बन जाता है। तो सिंपली आपने लिख देना है यहाँ पर, सबसे पहले तो आप डिस्क्राइब करिए इसको कि वी टेक सम डिस्टेंसेस, डिस्टेंस r1 r2 r3 rn। ठीक है, जिसको हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच वी हैव डिवाइडेड इन इक्वल पार्ट्स, इनको हम डेल्टा आर कहते हैं। अगर मैं आपको लिख कर दिखाऊं तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगा कि वी हैव वी हैव डिवाइडेड डिवाइडेड द डिस्टेंस into small parts r1 r2 r3 up to so on to rn, and all are equal and all are equal। ठीक है, सब इक्वल हैं किसके, टू डेल्टा आर। ठीक है, सब इक्वल हैं किसके, डेल्टा आर के। इतनी बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट में क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा कि जो चार्ज है वो किसके ऊपर है, पॉइंट एन के ऊपर है। ठीक है, सबसे पहले तो आप बात ये करें कि डेल्टा आर ये पॉइंट, ये हमने डिस्टेंस इक्वल क्यों रखा है। ठीक है, डिस्टेंस इक्वल इसलिए रखा है ताकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट रहे, यही बात है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे द वी हैव टेकन द डिस्टेंस एज डेल्टा आर टू मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ई है कांस्टेंट। ठीक है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट रखने के लिए क्या किया है, डेल्टा आर में सबको डिवाइड किया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको मूव किया है, जाहिर सी बात है वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन हमने कहाँ से मूव किया है, एन से एन माइनस 1 पे मूव किया है। इसका मतलब वर्क डन में हम क्या लिखेंगे, एज वी हैव मूव्ड द चार्ज थ्रू n to n minus 1 n to n minus 1, so the work done is so the work done is w n to n minus 1, n से n minus 1 पे गए हैं तो n to n minus 1 लिख दिया है हमने। ठीक है, अब फोर्स विच इज इक्वल्स टू f, अब आपको वर्क का फॉर्मूला पता है, w इज इक्वल्स टू f डॉट डी। f डॉट डी, डी क्या है, यहाँ पर डेल्टा r है। ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तब क्या आ जाता है हमारे पास, कॉज ऑफ थीटा। तो सिंपली हमारे पास क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एन टू एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू एफ डेल्टा आर कॉज ऑफ थीटा। ठीक हो गया। अब थीटा यहाँ पर क्या है, जैसा कि आपको पता है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे हमारे पास एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है 180 डिग्री।
जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसका एंगल क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री। सो एज थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो जब आप लोग cos 180 डिग्री कैलकुलेटर के ऊपर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा -1। ठीक है, तो सिंपली ये हमारे पास क्या बन जाएगा, WN इज इक्वल्स टू एफ डॉट तो खत्म हो गया, डेल्टा आर -1। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, WN इज इक्वल्स टू -F इंटू डेल्टा आर। अब हम लोग क्या करते थे कि F की वैल्यू निकालते थे और डेल्टा आर की वैल्यू निकालते थे, यही बात है। तो पहले हम लोग F की वैल्यू निकालते हैं। F फोर्स, जब एक चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था फोर्स का फॉर्मूला होता था Q इंटू हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, Q इंटू ई, फोर्स इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कब, जब एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगाते हैं हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इसका मतलब F की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो F की वैल्यू हम लोग सिंपली इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास W क्या बन जाएगा, WN इज इक्वल्स टू -QE इंटू डेल्टा आर। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 फार्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे तभी आपकी बात बनेगी। वो फार्मूलाज मैं यहाँ पर साइड पर लिख देता हूँ ताकि आप लोग उसको जुबानी याद कर लें इस डेरिवेशन के लिए। सबसे पहले तो हमें एफ की वैल्यू चाहिए थी, तो एफ का फॉर्मूला याद रखना है, Q इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू Q इंटू ई। दूसरी बात, सबसे पहला फॉर्मूला आपने याद रखना है वो क्या है हमारे पास, डेल्टा V इज इक्वल्स टू -E इंटू डेल्टा आर। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला, अब यहाँ पर आप गौर करें तो हमारे पास दो अननोन टर्म्स रह गई हैं, ई रह गया है और डेल्टा आर रह गया है। ठीक है, पहले हमने एफ की वैल्यू निकाली, एफ से हमें क्या मिला, क्यू और ई हमने पुट कर दिया, पीछे क्या रह गया, क्यू की वैल्यू तो क्यू ही रहती है, ई की वैल्यू हमें नहीं पता और डेल्टा आर की वैल्यू हमें नहीं पता। तो ई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ई का फॉर्मूला हमारे पास होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, ये भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, तो जिन्होंने फर्स्ट ईयर पढ़ी है उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही आसान हो जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं हूँ आपको बताने के लिए, तो टेंशन नहीं लेनी। ये वाला फॉर्मूला भी आपने रखना है, E इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। इसका मतलब E की वैल्यू हमें मिल गई है, E की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट करनी है। तो क्यों ना हम दोनों वैल्यू साथ ही पुट कर दे, E की वैल्यू मिल गई है, डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है जब हम लोग चेंज को देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इसकी फाइनल यानी जो फाइनल पोजीशन है वो क्या है, n-1 वाली है। इसका मतलब Rn-1 इसकी फाइनल पोजीशन है और इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, Rn है। यहाँ से हमें ये पता लगा कि इनिशियल पोजीशन वो हमारे पास क्या है जी, इसकी वो है हमारे पास Rn। ठीक है, और फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन वो है जी हमारे पास Rn-1। तो सिंपली हमारे पास डेल्टा आर क्या आ जाएगा, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गई डेल्टा आर की वैल्यू। तो ये दोनों वैल्यूज आपने किस में पुट करनी थी, वर्क के फॉर्मूले में, यहाँ पर हम लोग सिंपली पुट कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, WN इज इक्वल्स टू -Q। ई की वैल्यू क्या है जी, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, और साथ में क्या आ जाता है, डेल्टा आर की वैल्यू वो क्या है, Rn-1 माइनस Rn। ठीक हो गया, इसको हमने कर लिया थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, सिंपली इसको आगे मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होने जा रहा है। अब मैंने क्या बताया था कि डेल्टा आर, जब डेल्टा का वर्ड साथ में यूज हो गया इसका मतलब ये छोटा डिस्टेंस है, यही बात है। जब छोटा डिस्टेंस है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, तो अगर हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ज्यादा ज्यादा फर्क तो नहीं आएगा ना। ठीक है, ये डेरिवेशन करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, इसका मतलब वो तकरीबन आर स्क्वायर के बराबर होंगे। तो आर स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू Rn-1 इंटू Rn। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों डिस्टेंस जो है वो तकरीबन साथ साथ ही हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, यानी Rn-1 और Rn को मैं अगर लिख दूँ कि तकरीबन ये सेम है, तो मैं इनको लिख सकता हूँ Rn और Rn। ठीक है, या मैं इनको लिख सकता हूँ RR। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या बना देंगे, आर स्क्वायर बना देंगे। ये बात समझ में आई, जब करीब है इसका मतलब तकरीबन सेम है, तकरीबन सेम है तो इनको मैं सेम लिख सकता हूँ, आर लिख सकता हूँ।
तो उनको मैंने आर स्क्वायर लिख दिया। तो इसी तरह हमने ये वाला डायरेक्शन निकाल लिया। अब समझ में आ गया किस तरह निकाला है, क्योंकि तकरीबन सेम है तो इनको मैं आर आर लिख देता हूँ। तो आर स्क्वायर की जगह अगर मैं यही लगा दूँ तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ पर ये यूज़ किया है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं एज आर एन माइनस वन एंड आर एन आर क्लोजर, आर क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, ईच अदर। सो हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया किसको, आर स्क्वायर को आर एन माइनस वन और आर एन से। ठीक है, डब्ल्यू एन टू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू नेगेटिव क्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट करना है, आर एन माइनस वन और आर एन। ठीक हो गया, साथ में क्या आ गया, आर एन माइनस वन माइनस आर एन। ठीक हो गया। अब हमें आर एन माइनस वन और आर एन यहाँ पर नजर आ रहा है, तो हम इसको सिंपली यहाँ पर ले आते हैं, क्योंकि तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसका मतलब ये तीनों के नीचे है, एक के नीचे नहीं है। जब ऐड हो रहा होता है तब हमें एलसीएम लेना पड़ता है, यहाँ पर एलसीएम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डब्ल्यू एन टू एन माइनस वन इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू के क्यू। ठीक हो गया, साथ में क्या आ जाएगा, आर एन माइनस वन माइनस आर एन। अब ये क्योंकि ब्रैकेट के बाहर था, इसके इसका मतलब ये के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये दोनों के नीचे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आर एन माइनस वन और आर एन। ठीक हो गया। अब अगली बात क्या है करने वाली, इसमें सिंपली हम लोग इनको अलग अलग लिख देंगे दोनों के नीचे। ठीक है, तो डब्ल्यू एन टू एन माइनस वन इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू के क्यू। ठीक हो गया, साथ में क्या आ जाएगा, आर एन माइनस वन डिवाइड हो जाएगा किससे, आर एन माइनस वन आर एन से, माइनस आर एन डिवाइडेड बाय आर एन माइनस वन आर एन। ठीक हो गया, तो अब सिंपली इसमें कटिंग हो जाएगी, आर एन माइनस वन और आर एन माइनस वन कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, आर एन और आर एन और आर एन कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, आर एन माइनस वन। तो ये क्या बन गया, डब्ल्यू एन टू एन माइनस वन इज इक्वल टू नेगेटिव क्यू के क्यू वन बाय आर एन माइनस वन बाय आर एन माइनस वन। ठीक हो गया, इतनी सी बात समझ में आ गई आपको। अब इस ये माइनस का साइन मसला कर रहा है, क्यों ना हम इसको अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई कर दें, तो हम लोग इसको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू एन माइनस टू डब्ल्यू एन माइनस वन इज इक्वल्स टू के क्यू और बड़ा क्यू आ गया साथ में, और जब हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, वन बाई आर एन माइनस वन, और ये वाला इसके साथ जब माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस वन बाई आर एन। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास वो वर्क जो हम लोग करेंगे आर एन से आर एन माइनस वन पे, यानी जब हम लोग चार्ज को एन से एन माइनस वन पे लेके आएंगे ना, तो जो वर्क होगा वो कौन सा वर्क होगा, ये वाला वर्क होगा। ठीक है, अब हमने एक वर्क के लिए इक्वेशन निकाल ली है, अब इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि बाकी वर्क्स क्या होंगे। इसके ऊपर अगर और करें तो जब हम लोग यानी वर्क करेंगे एन माइनस वन से एन माइनस टू पे जाएंगे, यानी जब हम लोग n माइनस वन से n माइनस टू पे जाएंगे, तब इस इक्वेशन को अंदाजा देख के अंदाजा लगाएंगे क्या इक्वेशन बनेगी, तो वो बनेगी हमारे पास। चलें अब हम इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को देख के अंदाजा लगाते हैं कि n माइनस वन से जब हम लोग n माइनस टू पे जाएंगे तब इक्वेशन क्या बनेगी। तो देखते हैं जी, k आ जाएगा, q आ जाएगा और कैपिटल Q आ जाएगा, और पहले कौन सा आया था, जो बाद में था, पहले कौन सा आया था, जो बाद में था। इसका मतलब बाद में कौन है, यहाँ पर n माइनस टू है, वो कहाँ पर आ जाएगा, पहले आ जाएगा, आर एन माइनस टू। ठीक हो गया, माइनस वन बाई, और बाद में कौन आया था, जो पहले था, यहाँ पर पहले कौन है, n माइनस वन है, तो इसलिए आर एन माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने सारों को गैस करना है और बताना है कि पहले कौन आएगा और बाद में कौन आएगा। अब हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं टू से लेकर वन पर। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चले जाते हैं W2 से, जब हम लोग इसको वन पे लेके आएंगे, यानी हम यहाँ पर ले आए हैं, अब हमने टू से वन पे लेके आना है, तब वर्क क्या होगा। अब टू बाद में है, इसका मतलब टू को हम लोग पहले लिख देंगे, इसका मतलब क्या है, यानी टू पहले है, टू पहले है। तो अब हम लोग इसको ऊपर वाले इक्वेशन को देख के करते हैं, के क्यू और क्यू। ठीक है, तो पहले कौन सा आएगा, जो बाद में है, वन बाई आर वन माइनस वन बाई, बाद में कौन सा आएगा, जो पहले है, आर टू। ठीक हो गया, तो ये हमने वर्क की सारी इक्वेशन निकाल ली। अब हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे जो हमने किया, इसको n से लेकर
1 पर आने तक। ठीक है, टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, हमने क्या करना है जी, W हम कहाँ से लेके आ रहे हैं, n से लेके आ रहे हैं, कहाँ पर लेके आ रहे हैं, 1 पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को आप लोग देख के लिख लें। ठीक है, या फिर आप सारों को ऐड कर लें, इस तरह कर लें, W n टू n-1। ठीक है, फिर हमने क्या किया जी, हम लोग n-1 से लेकर n-2 पे आए। ठीक है जी, इसी तरह हम लोग करते 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 2 से लेकर 1 पे आ गए। ठीक है जी, इन सारों को ऐड करेंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन को देख के आप लिख लें, WN-1। ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन को देख के लिखें तो Q बड़ा भी आ गया साथ में, और पहले कौन सा आया था जो बाद में था, यही बात है, तो हम लोग लिख देते हैं इसी तरह। बाद में कौन है, 1 है, तो R1 आ गया, माइनस बाद में कौन सा था जो पहले था, Rn आ गया। ठीक हो गया जी, तो ये हमने सिंपल इक्वेशन बना ली। जब हमने वर्क किया उसको n पॉइंट से 1 पॉइंट पर लाने के लिए जो वर्क किया वो उसकी इक्वेशन हमने निकाल ली है। अब वर्क हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमने पोटेंशियल एनर्जी जब निकालनी होती है तब वर्क की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हमने वर्क की इक्वेशन निकाल ली है। ठीक है, इसमें अगर आप लोग गौर करें, अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्ज करते हैं ये जो नंबर था, ये Rn, ये हमें नहीं पता, ये बहुत दूर था, ये इन्फिनिटी पर था। ठीक है, बहुत दूर था, इन्फिनिटी पर था। हम लोग ये कहते हैं कि ये इन्फिनिटी पर था, हमें पता ही नहीं है कहाँ पर था, तो हम लोग क्या कहते हैं कि Rn को कह देते हैं हम ये इन्फिनिटी था, ये तो हमें पता ही नहीं था। ठीक है, अब अगर आप लोग फर्ज करें कि 1/Rn है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1/इन्फिनिटी के इक्वल। अब 1/इन्फिनिटी यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर क्या था, 1/1000000, बहुत ज्यादा था, मुझे नहीं पता कितना था, बहुत 000, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.000000 कुछ आएगा। यही बात है, इसका मतलब ये क्या है, जीरो ही है तकरीबन, इसका मैं जीरो कह सकता हूँ। तो इसलिए वो क्या करता है, कहता है कि 1/Rn इज इक्वल टू 0। अब पता लग गया किस तरह लिखा है, तो यहाँ पर आपने सिंपली लिख देना है WN-1 इज इक्वल टू Q 1/R1। ये तो हो गया 0, तो इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको क्या करते हैं, जनरल कर देते हैं, या फिर इसी तरह रहने देते हैं, आगे जाके जनरल कर देंगे। अब हमें पता है कि हमारे पास जो U की वैल्यू आती है, जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है, ठीक है, वो किस तरह आती है, वो आती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, यही बात है। Q1 यहाँ पर क्या है, कैपिटल Q, और Q2 क्या है, स्मॉल q, डिवाइडेड बाय R होता है। ठीक है, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला होता है, U का, जो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, अब ये हमें किस तरह पता लगा, सिंपली इस इक्वेशन को देखकर, ये एनर्जी ही है ना, वर्क क्या होती है, एनर्जी ही होती है। तो इस इक्वेशन को देखकर हमें पता लग गया, यानी ये वाली जो इक्वेशन है इसको देखकर पता लग गया कि हमने एनर्जी कितनी लगाई है। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से आया है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हमें पता लगा है। ठीक है, ये हमने अपने से ही नहीं पढ़ी मार दी, ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से पता लगा है। इसका मतलब WN से लेकर 1 तक और U बराबर है, तो इससे हमें क्या पता लगा कि U की वैल्यू आ गई है Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ठीक है, अब हमने ये तो निकालनी नहीं थी, हमने पोटेंशियल एनर्जी तो निकालनी नहीं थी, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। वो किस तरह आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर याद हो आपको, पिछले टॉपिक्स में रिटर्न है, वो क्या होती है, V इज इक्वल्स टू U/Q। ठीक है, तो सिंपली U की वैल्यू पुट कर दें और Q नीचे इसी तरह होगा, तो Q और Q डिवाइड होकर कैंसिल हो जाएंगे, तो V हमारे पास क्या आ जाएगा, V आ जाएगा जी हमारे पास Q, और साथ में Q, एक Q तो कैंसिल हो गया। ठीक है, KQ डिवाइड बाई R, एक Q कैंसिल हो जाएगा जब नीचे डिवाइड हो रहा है, तो KQ डिवाइड बाई R। तो ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। ठीक है, और आपको अगर याद हो तो बुक में वो यूज कर रहा होगा 1/4 पाई E नॉट, इसको हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, यानी V इज इक्वल टू, और साथ में ये चीज यूज कर रहा है वो बुक में। ठीक है, तो आप लोग कह रहे होंगे ये क्या चीज है, ये इन दोनों को गौर करें, कंपेयर करें, तो ये किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है, ये के की वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये के की वैल्यू होती है। ठीक है, इसलिए आप अपनी आसानी के लिए खाली के ही यूज कर लें, ये पूरी वैल्यू डालने की क्या जरूरत है, फिर भी बीच में हो जाएगी, तो इसलिए मैंने क्या यूज किया है, के यूज किया है। अब के की वैल्यू भी आपको अच्छे से याद होगी, 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये होती है के की वैल्यू। तो सिंपली आपने
पूरा रिलेशन डिराइव कर लिया है। ये है हमारा वो मेन रिलेशन जो हमने डिराइव करना था। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये रिलेशन किस तरह डिराइव होगा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अपना अगला रिलेशन डिराइव करेंगे और अपना अगला लॉन्ग समझेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।